बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो क्लेम करते हैं दे आर हार्ट हेल्दी, दे आर लाइक आर्टरीज हेल्दी. Oil which may be good for the West may not be good for India because olive oil का culture बहुत है and olive oil is very healthy for the diet. But if you deep fry an olive oil at high temperatures, Yeah, it's bad. then it's going to be bad for your body. मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के मुंह से सुन रही हूँ कि Deep fry के लिए ghee is the best. No oil is perfect. So a blend of oil is always better. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से हैं जो जिसकी वजह से हार्ट अटैक इतना कॉमन हो चुका है इंडिया में? देखिए, जो पहले तो आपके लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओवरवेट, तो एक फर्स्ट ये रिस्क फैक्टर्स हैं. सेकंड, आप किस तरह का आहार खाते हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड मीट, डेजर्ट्स, कैंड फूड्स, सो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं आपके रिस्क फैक्टर्स बनाने के लिए. ओके, वेज या नॉन वेज का भी कोई रोल है डॉक्टर साहब? देखिए, जनरली ये देखा गया है कि वेजिटेरियन डाइट इज सपोज टू बी मोर हेल्दी बिकॉज वेजिटेरियन डाइट में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, और जनरली ये सब जो इलनेसेस होती हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जनरली ये देखा गया है कि वेजिटेरियन डाइट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करता है. तो वेजिटेरियन डाइट इज हैज़ बीन प्रूवन टू बी बेटर to prevent heart failure and heart attacks. On the other hand, non-vegetarian diet में saturated fats ज़्यादा होते हैं, excess animal protein is harmful to the body, और एक टाइप का आयरन होता है animal protein में जिसे हीम आयरन कहते हैं, and excess of heme iron is also harmful to the body. Okay. So vegetarian diet is definitely more wholesome. It gives you good fats, it gives you complex carbohydrate, it gives you micronutrients, and it gives you a high fiber. राइट. सो वेजिटेरियन डाइट इज़ डेफिनेटली मोर हेल्दी. तो एक आपका डाइट हो गया, एक आपके रिस्क फैक्टर्स हो गए इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग. देन अगर आपको फैट हाइपरटेंशन है विच इज़ अनकंट्रोल्ड, या आपको डायबिटीज़ है जो आपने विथ इन कंट्रोल नहीं रखी हुई है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स. देन अगर आपको साइको सोशल स्ट्रेस आप किस तरह से ले पाते हैं, ऐसा तो कहना पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रेस आजकल के ज़माने में नहीं है, बट हाउ यू आर एबल टू कोप अप विद दैट स्ट्रेस, आपके डी स्ट्रेसर्स या स्ट्रेस बस्टर्स लाइफ में आपने कैसे रखे हुए हैं टू गेट ओवर देम, ऑल दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, एंड एवरी ह्यूमन बॉडी हैज़ अ डिफरेंट कैपेसिटी टू डील विद स्ट्रेस. सो दीज थिंग्स ऑल्सो डू कंट्रीब्यूट. यस, क्योंकि ये डॉक्टर साहब है चीज़ के जैसे जो हमारी टाइम के भी जनरेशन है, वी आर गुड एट प्रोसेसिंग आर इमोशंस वेरी वेल, और जिसे हम कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंसी, वो लैक कर रही है आज के टाइम में. तो लोग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, और एक उनकी लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है जिसमें उनके पास ऐसा है नहीं जहाँ पर वो वेंट आउट हो जाए. आई थिंक सोशल मीडिया इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दिस. जब आप फेसबुक में देखते हैं, इंस्टा में देखते हैं, तो लोग जो पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं विच इज़ नॉट योर रियल सेल्फ, and that makes the other person start feeling inadequate. उन्हें लगता है कि हाँ हम घर बैठे हुए हैं, and then we are not doing all these kind of things, but they don't realize कि Insta and Facebook don't portray the real picture. And then Insta and Facebook से जो वो dietary habits, exercising habits and all pick up करते हैं, that also adds stress to them and they may not be the right practices. Yes, and moreover डॉक्टर साहब जो ज्ञान भी ये लेते हैं इन चीज़ों से वो भी बहुत हार्मफुल है, बिकॉज किसी को प्रॉब्लम है, फर्स्ट स्टेज पे होते हैं पेशेंट, और वो कुछ भी ऐसा यूट्यूब से निकाल लिया, DIY ले लिया किसी से, या किसी पर्सन ने अपनी कोई स्टोरी शेयर कर ली कि मैंने इस हर्ब को खाया, मैंने ये चेंज कर दिया डाइट में, मुझे बिल्कुल ठीक हो गया. तो उससे भी बहुत चीज़ें डिटीरियोरेट हो जाती हैं विद टाइम एंड ऑल दैट. You're absolutely right. So when you're using social media, it is very important to differentiate right and wrong. Yes, because वहाँ कोई फिल्टर नहीं है. Yes, हाँ. और डॉक्टर साहब इसके बाद हार्ट के अंदर एक ऑयल का बहुत रोल मेजर प्ले करता है, और ऑयल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो क्लेम करते हैं दे आर हार्ट हेल्दी, दे आर लाइक आर्टरीज हेल्दी, और ये कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली हैं. ऐसे भी ऑयल्स हैं कि दीज आर लाइक जस्ट फेक क्लेम्स? This is a very good question, and then ये question has to be answered in the light of the cooking habits that we have. An oil which may be good for the West may not be good for India because हमारी cooking habits different हैं. हमारे यहाँ फ्राइड फूड बनता है, हाई टेम्परेचर में बॉइलिंग होती है, तो जनरली जैसे वेस्ट में कहते हैं ऑलिव ऑयल का कल्चर बहुत है, एंड ऑलिव ऑयल इज़ वेरी हेल्दी फॉर द डाइट.
But if you deep fry an olive oil at high temperatures, it's bad. Then it's going to be bad for your body. So you need to understand this concept, टेकिंग इनटू अकाउंट कि आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या है. इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आप फ्राइड फूड की बात करें जो डीप फ्राई होता है, उसके लिए आपको देसी घी या कोकोनट इज़ बेटर ऑयल, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर्स इट स्टेज स्टेबल, वो डिग्रेड नहीं करता इनटू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. एंड अनदर वेरी कॉमन प्रैक्टिस जो आप घरों में भी और बाज़ारों में भी देखते हैं, दैट एक बार फ्राई करने के बाद दैट ऑयल इज़ पुट असाइड एंड देन इट इज़ रीयूज्ड. एवरी टाइम इट विल बी रीयूज्ड, harmful products would be formed at high temperatures, which will cause harm to the body. Right. So अगर आप high cooking, high temperature cooking की बात करें तो देसी घी and coconut is better because they stay stable at high temperature. And बाकी जो healthy oils हैं, generally oils like olive oil, avocado oil, flaxseed, canola, ये कुछ oils हैं which are considered to be healthy oils, क्योंकि generally कहा जाता है फैटी एसिड्स कंटेंट देखना चाहिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेशियो, तो ये कुछ ऑयल्स में फेवरेबल है. बट हैविंग सेड दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि कोई भी एक ऑयल परफेक्ट नहीं है. तो इसका नटशेल ये निकलता है कि जनरली हमें ब्लेंड ऑफ ऑयल्स यूज़ करने चाहिए. लाइक यू नो, यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइस ब्रान एंड सैफलर ऑयल, ठीक है, दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. सो यू नो, एक के जो डेफिशिएंसीज होंगे वो दूसरा कंपनसेट करता है. या यू हैव फ्लैक्सीड एंड कैनोला ऑयल का कॉम्बिनेशन आता है. सो नो ऑयल इज़ परफेक्ट. So a blend of oil is always better, like a blend of rice bran and safflower oil, or a flaxseed and canola oil. So that is what is recommended, and it's always better अगर आप ऑयल की क्वांटिटी, इट्स इजियर सेड देन डन, बट जनरली हाफ अ लीटर ऑफ ऑयल पर पर्सन पर मंथ. एंड जनरली ये सब जो डिफरेंट ऑयल्स हैं, जो गुड ऑयल्स भी सो कॉल्ड कहे जाते हैं, दे शुड बी रोटेटेड एवरी 15 days सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, मल्टीपल ब्रांड्स होने चाहिए. बट आई एम सो ग्लैड कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के मुंह से सुन रही हूँ कि घी खा सकते हैं जी. स्पेशली व्हेन जो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप डीप फ्राई कभी भी नहीं करते. वंस इन अ मंथ आप डीप फ्राई बनाते हैं. डीप फ्राई के लिए घी इज द बेस्ट. ओके, जर्नल कुकिंग के लिए जैसे डॉक्टर साहब, अगर हम अपने पेरेंट्स की पॉपुलेशन में जाएं ना, जनरेशन में जाएं, पेरेंट्स की जनरेशन में जाएं, तो हम अक्सर देखते हैं कि वो घी को बहुत पसंद करते हैं. और जब भी उनको पता लगता है कि अब घी बंद होगा क्योंकि अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका बीपी भी प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जैसे मेरे मदर ही हैं, वो कहते हैं कि मेरा खाने का टेस्ट ही चला गया है इसके साथ. तो आई एम सो ग्लैड कि अगर वो घी खा सकते हैं इन अ मॉडरेशन वे. और तो आई थिंक यू नो, आई मीन इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज पीपल यू नो जो घी खाना चाहते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं. That's right. And the only thing is कि जो हमारा कल्चर रिफाइंड ऑयल में डीप फ्राई करने का है, that should be discouraged. हाँ, discouraged, हाँ, ठीक है. Because refined oils tend to degrade at high temperature and ghee is any day much better. Okay. और डॉक्टर साहब, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल और हमारा जो बीपी है, इसका हमारी जीन्स के साथ क्या रिलेशन है? देखिए, अगेन जैसे आपने पहले पूछा था, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर कैन बी अ जेनेटिक डिजीज़. एंड जैसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कहते हैं FH, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया, ठीक है, उसमें हमारे जैसे जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें LDL रिसेप्टर्स कहते हैं, उनके म्यूटेशंस होते हैं. तो उनके म्यूटेशन की वजह से एट एन अर्ली एज आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई चले जाते हैं. तो जनरली हमारे पास जैसे यंग हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं और हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई है. सो एंड देन वी ट्रीट देम विद ड्रग्स, एंड जो ड्रग की डोसेजेस नॉर्मल इंसान में लेवल्स नॉर्मल ले आती है, उनके केसेस में हमें लगता है कि व्हेन वी रिपीट द टेस्ट आफ्टर 2 months 3 months, there we see that they require a higher dosage of drug, and then that arouses an index of suspicion that they may be having a genetic disorder. And then when we screen their relatives and their next of kin, we realize कि उनके भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा हैं. तो कुछ familial hypercholesterolemias होते हैं जिसमें genetic mutations होते हैं रिसेप्टर्स में, जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स are very high. And they need to be picked up early and treated early. ओके. और डॉक्टर साहब, अगर किसी को पता लगता है कि ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, कितने % तक ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है?
देखिए ब्लॉकेजेस रिवर्स करना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वंस देयर इज अ ब्लॉकेज इट वुड स्टे देयर। अब हमारा एम है कि उस प्लाक को जो ब्लॉकेज है स्टेबल रखना। तो एक तो हमें मेडिकल थेरेपी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं एंड देन आजकल बहुत अच्छी एंड न्यूअर ड्रग्स हैं विच हेल्प टू स्टेबलाइज द पेशेंट, जिससे पेशेंट का लाइफस्टाइल नियर नॉर्मल हो जाता है इफ़ द ब्लॉकेजेस आर नॉट टू द एक्सटेंट दैट दे वुड वारंट अ फर्दर इंटरवेंशन। तो एक तो मेडिकल थेरेपी से कॉम्प्लाइंट होना बहुत ज़रूरी है वंस यू हैव ब्लॉकेजेस। बहुत बार लोग सोचते हैं ब्लॉकेजेस आई, ट्रीटमेंट लिया, angina relief हो गया, and then they become complacent with treatment, which is not a good thing. And these drugs, another thing that patients should realize is कि ये जो हम 3 या 4 battery of drugs देते हैं, they have pleiotropic effects, multiple effects होते हैं। उन्हें लगता है ये बीपी की दवाई है, ये शुगर की दवाई है, अब मुझे बीपी ठीक है, मेरा शुगर ठीक है, मैं दवाई बंद कर देता हूँ। उनको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि बिसाइड्स कंट्रोलिंग द ब्लड एंड शुगर, ये जो ब्लॉकेजेस हैं उनको स्टेबलाइज करती हैं वो ड्रग्स। जैसे कि मैंने बोला कि हार्ट अटैक प्लाक रप्चर की वजह से होता है, तो वो जो प्लाक स्टेबल रहें, रप्चर ना करें, ठीक है, आपकी एक जगह मेजर ब्लॉकेज है जिसके लिए आपने मेडिसिन ली है, पर दूसरी जगह तो आपकी माइनर ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जो रप्चर हो सकती हैं। तो ये जो स्टेबलाइजिंग ड्रग्स हम देते हैं वो प्लाक्स को स्टेबल रखती हैं सो दैट दे डोंट रप्चर। So, to put it in short, these drugs have multiple effects and not just controlling the blood pressure and sugar. So, it is very important that if a physician has started you on drugs, आप उन drugs को regular basis पे लें, regular test कराते हैं देखने के लिए कि उस ड्रग्स का इफेक्ट आपकी बॉडी में बहुत आ रहा है या नहीं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों की देखते हैं कि अगर आप उनसे पूछें कि आपको डायबिटीज़ है, वो कहेंगे हाँ। आप दवाई खाते हैं, वो कहेंगे हाँ। फिर आप उनसे पूछेंगे आपने टेस्ट कराया, कहेंगे टेस्ट क्यों कराना, हम दवाई खा रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए प्रॉब्लम आपको बहुत साइलेंट किलर से डाली है, प्रॉब्लम्स बहुत लेटर स्टेज में आएंगी व्हेन थिंग्स कैन नॉट बी अनडन। मेडिसिन खाना जरूरी है बट वन हैज़ टू बी विजिलेंट कि उसके साथ साथ पीरियोडिकली आप टेस्ट भी कराते रहें देखने के लिए कि आपके उन मेडिसिन से शुगर्स कंट्रोल है या नहीं, मेडिसिन से आपका ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट है या नहीं। हैविंग सेड दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू एड्रेस कि यू शुड बी स्ट्रेस्ड अबाउट द फैक्ट कि आप दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, 3 बार, once a week would suffice. Getting an HbA1c test for sugar once in 2 months or once in 3 months would suffice. एक पीरियड होना चाहिए जिसके रेगुलर इंटरवल्स में आप टेस्ट करा के अपना हेल्थ स्टेटस वेरीफाई करते रहें कि हाँ सब ठीक चल रहा है। ये कॉमन है डॉक्टर साहब कि आपकी जैसे मेडिसिन स्टार्ट की और आपको लगता है कि मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है या आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो गई है, तो लोग छोड़ देते हैं मेडिसिन। That is absolutely right, and that causes more harm than good because these are illnesses which can be controlled but cannot be cured. Cured, yes. Okay, okay. तो आपका मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आप बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकें। या मेरा क्वेश्चन यही है डॉक्टर साहब कि एक बार कभी भी आपको चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है या बीपी है या आपकी आर्टरीज में प्रॉब्लम आ गई, इनको सिर्फ मैनेज ही किया जाता है, इनको रिवर्स या बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है? आपकी देखिए जैसे अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, तो आप जैसे अक्यूट स्टेज में हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उस समय आपकी आर्टरी बंद होती है। आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो अलग अलग इंटरवेंशंस हैं, जैसे कुछ ड्रग्स देते हैं ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, या फिर कुछ पेशेंट्स में हम इंटरवेंशन करते हैं, आर्टरी खोल के उसमें स्टेंट डाल देते हैं तो दैट आर्टरी बिकम्स लाइक अ नियर नॉर्मल आर्टरी। तो वो ब्लॉकेज बिल्कुल चली जाती है। हार्ट फंक्शन, इफ द पेशेंट रीचेस द हॉस्पिटल वेल इन टाइम, हार्ट फंक्शन प्रिजर्व रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम in the disease process when you seek medical treatment. अगर आप acute जो थेरेपी होती है उसमें आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो आपकी आर्टरी खोल दी जाती है जो पूरी बंद होती है, and then you have a near normal lifestyle. वो बात दूसरी है कि you have to be on medicines lifelong. अच्छा, उसके बाद if you want to maintain that healthy lifestyle, right? And जहाँ तक angina का सवाल है जिसमें आपको acute problem नहीं है पर चलते हुए आपकी जैसे चेस्ट में पेन होता है, आप टेस्ट कराते हैं, ब्लॉकेज टाइट आती है तो आप उसको टाइमली ट्रीट करा लें, then your lifestyle is near normal. You know what the stent or any other intervention does is कि वो उस ब्लॉकेज को बिल्कुल खोल के वॉल के अगेंस्ट चिपका देता है, तो आर्टरी का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ठीक है, सो जैसे आपकी भगवान ने आर्टरीज बनाई हैं, वो एक एक्स्ट्रा मेटल है दैट हैज बीन पुट इनसाइड द आर्टरी व्हिच इज वेल अपोज्ड टू द आर्टेरियल वॉल। तो इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल
आर्टरी एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, यस यस, इसमें नॉर्मल फ्लो है। अब हम ये चाहते हैं कि आर्टरी ऐसी ही रहे, उसमें फिर ब्लॉकेज ना हो। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, मेडिसिन टाइमली लेते रहें। तो डॉक्टर साहब, आई वांट टू आस्क कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत सुनते हैं, ये क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, और सोर्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल क्या हो सकता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल 3 या 4 तरीके के होते हैं जो हम टेस्ट कराते हैं। तो आपने देखा होगा, एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक HDL होता है, एक LDL होता है और एक ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ये मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जिसमें जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो अगर एक LDL कोलेस्ट्रॉल अबव अ टारगेट रेंज हो, देन दैट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी। और जनरली जो हार्ट में ब्लॉकेजेस होती हैं या अदर आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होती हैं, वो हाई LDL कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होती हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ बैड कोलेस्ट्रॉल। जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जनरली जैसे ये डेजर्ट्स हुए, प्रोसेस मीट हुए, जो आइटम्स पैक्ड होते हैं, दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ फ्राइड फूड्स, दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, जिससे कि LDL बढ़ता है। और अगर हम मोनो या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि वेजिटेरियन डाइट की हमने बात की, दैट इज़ rich in polyunsaturated fatty acids, so that's a source of good cholesterol. सारी green leafy vegetables, सारे fruits, citrus fruits, या आप नॉन वेज में अगर फैटी फिश की बात करें, तो दोज आर सोर्सेज ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि प्यूमा या सैल्मन फिश होती है। यस यस यस, सो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। और फिश ऑयल कैप्सूल्स भी आते हैं डॉक्टर साहब? जी, तो फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं, जैसे उसमें इकोसोपेंटोइक एसिड एक टाइप का आता है, सो दैट आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स। ओके। तो सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, ग्रीन टी हुई, सिट्रस फ्रूट्स हुए, whole cereals हुए, grains antioxidants जो rich in antioxidants हैं, they're all sources of good cholesterol। और डॉक्टर साहब के एक कैफीन और हार्ट अटैक का कोई कोरिलेशन है आपस में? देखिए, कैफीन का जनरली कहा जाता है कि अगर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी है, देन इट टेंड्स टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, कुछ रिथम डिस्टर्बेंसेस जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो वो कैफीन इंटेक से बढ़ता है। Now, whether there's a correlation between coffee intake and heart attack is not proven so far. Okay. Generally, it is said that a glass of coffee a day is not bad. 2 or more glasses of coffee increases the chances of hypertension, atrial fibrillation, rhythm disturbances या heart failure, patients who are predisposed, जिनको risk factors हैं। Okay. But अगर कॉफ़ी का heart attack के साथ कोई direct 1:1 correlation है, that is not proven। लेकिन इसका मतलब है डॉक्टर साहब BP के साथ है जो risk factors के साथ है। Okay. रिस्क फैक्टर्स के साथ है, जैसे कि जिनको ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी पीने से आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, पर हाँ, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या आपको रिथम डिस्टर्बेंसेस हैं या आपका हार्ट वीक है, तो एक्सेस कॉफ़ी कंजम्पशन से सिचुएशन एग्रीवेट हो सकती है। राइट, ओके। और डॉक्टर साहब, ये बड़ा मस्ट क्वेश्चन है आपसे पूछना कि अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, या एज ए फर्स्ट एड हम कैसे हम क्या कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डिले इन सीकिंग मेडिकल एडवाइस। तो जैसे आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, तो घर में या आस पड़ोस में एस्पिरिन की च्यूएबल टैबलेट ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको लगता है सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं, तो आप एक एस्पिरिन की टैबलेट फ़ौरन च्यू करने के लिए पेशेंट को दे देनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सकती है, तो वो देना चाहिए। अगर आपको लगता है पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, ठीक है, तो और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन थोड़ी कंट्रोल हो पाए। अगर आपको लगता है पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है या सीजर लाइक एपिसोड्स हो रहे हैं, यानी रिथम डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जनरली कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन के लोगों को सीख लेना चाहिए करना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है, आजकल काफ़ी क्लासेस भी हो रही हैं, ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स होते हैं फॉर ट्रेनिंग। उससे बेसिक अगर हम कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन बेड साइड करें, तो इट हेल्प्स टू बाय टाइम। उससे कई बार रिथम नॉर्मल हो जाती है। बहुत हमने कई बार देखा है पेशेंट्स को, हमें बताते हैं रिलेटिव्स कि एकदम से कोलैप्स कर गए थे, हमने छाती पे घुसा मारा, थोड़ा चेस्ट कंप्रेशन किया, एंड देन ही रिवाइव्ड, और हम फिर
हॉस्पिटल लेके आए, तो बेसिक सपोज जैसे चेस्ट पेन हुआ तो एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जीभ के नीचे रख दी, एस्पिरिन चू करने के लिए दे दी क्योंकि पानी से लेने में इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, चूएबल टैबलेट का इफेक्ट फ़ौरन आता है, तो एस्पिरिन की टैबलेट दे दी। अगर पेशेंट कोलैप्स कर रहा है, आपको लगता है कि पल्स जा रही है, तो बेसिक कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन आप घर में दे सकते हैं। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में पेशेंट कोलैप्स करता है तो शुगर कम हो गया होता है, ऐसे में ज़रूरी है कि वार्निंग साइंस ऑफ लो शुगर पता होने चाहिए, पैनिक ना करें कि डायबिटिक पेशेंट कोलैप्स कर जाए, इट कुड बी हार्ट अटैक, इट कुड बी लो शुगर एज वेल। तो एक तो ग्लूकोमीटर घर में होना चाहिए, शुगर चेक कर सकते हैं। देन दीज आर सम गुड टाइम्स व्हेन अ डायबिटिक पेशेंट एक्चुअली टेक चॉकलेट्स। वैसे तो उन्हें चॉकलेट्स और मीठा खाने को मिलता नहीं है, तो ऐसे टाइम में उनको चॉकलेट या मीठा की जो क्रेविंग है वो पूरी की जा सकती है। ठीक है, राइट डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, हाउ यू नो वी कैन प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस, आई मीन व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट डूज हैं, एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट आई बिलीव दैट आई प्रैक्टिस, विच में not be scientifically proven, which I feel is very important mantra of life, is to stay stress free and to enjoy whatever one is doing. ठीक है, अगर आप खाना खाने की टेबल में बैठेंगे और आप सोचेंगे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो चाहे कितना भी हेल्दी डाइट क्यों ना हो, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, इट एड्स स्ट्रेस टू योर लाइफ एंड कॉजेस हार्म टू द बॉडी। सो एट द एंड ऑफ द डे, द टेक होम मैसेज वुड बी वॉट एवर यू डू इट स्ट्रेस फ्री। इफ़ यू थिंक एंड डू समथिंग, इट वुड नेवर सूट योर बॉडी। राइट। अगर आप वंस इन अ वीक या वंस इन अ ब्लू मून चीट भी कर रहे हैं, आपका मन है फ्राइड फूड खाने के लिए, डोंट थिंक अबाउट इट। ठीक है, यू नीड टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू डू योगा और वट एवर यू फील लाइक डूइंग। बाकी टाइम आप हेल्दी डाइट खाइए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, वट एवर। बट देन अगर आप वंस इन अ ब्लू मून बाहर भी जा रहे हैं, पिज्ज़ाज भी खा रहे हैं, देन just be bindas and do whatever you feel like doing, and then cover it up with exercise the next day. Positive mind, positive vibes. अगर आप healthy चीज़ भी खाएंगे पर सोच के खाएंगे कि इससे नुकसान हो रहा है मुझे, you keep thinking about it time and again, that would cause more harm than good. More harm. Most important thing is to stay stress free. Yes. Right, and then besides बाकी चीज़ें तो हैं, जैसे lifestyle अच्छा करिए, smoking, alcohol से दूर रहिए, आपको अगर शुगर और बीपी है तो उसको आप कंट्रोल पे रखिए, डाइट हेल्दी खाइए, डेली एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट 30 मिनट्स a day करिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में इफ़ यू आर टू बिजी, यू हैव अ डेस्क जॉब, तो इन वंस इन अ वाइल आफ्टर एवरी आवर आप उठ जाइए, थोड़ा राउंड लेके ऑफिस में, गेट बैक। इफ़ यू लाइक म्यूजिक, देन बीच बीच में म्यूजिक सुनते रहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ हॉबी। बीइंग busy with work is important, but then not having a hobby is a crime. Because you need to have a de-stress or a stress buster in your life. So always have a hobby. Develop yours. Everyone has some inherent skills. Try to develop them. Try to reinvent them. Very true. Then work on them. Yeah. So that actually they can be real, stress busters. Yeah. So at times when you're feeling low, you can always go back and revive your stress buster, be it your friends, be it music, be it playing games. All these things, it's anything doesn't have a one-to-one association. ऐसा नहीं है ये करेंगे तो ये हो जाएगा। और हर की लाइफ में स्ट्रेस है, हर की लाइफ में ifs and buts हैं, तो one has to find their own way out of getting out of it. ठीक है, so one has to realize what works best for them. So it's important to adopt a healthy lifestyle, but अगर आप इतने anxious हैं healthy lifestyle के लिए and it's on your mind all the time and you're getting overworked with healthy lifestyle, then that healthy lifestyle will also will add to your miseries and stress. Yes, it will add more stress. Yes, to you. So it's important कि आप जो भी लाइफ में करें, जिंदा दिली से करें, बिंदास होके करें, and don't give it a thought. But having said that, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्कोहल और दारू और स्मोकिंग भी बिंदास होके करें। You need to be vigilant about all those things. ठीक है, हम अपने व्यूअर्स के लिए इसको और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना लाइफस्टाइल बताएं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और आप अपने वर्क को और अपनी अदरवाइज अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, I'll tell you what I do, but that doesn't mean that everyone needs to follow that, because as I said, everything works. People have to invent their own things that works for them. As far as I am concerned, I get up on weekdays at 5:30 in the morning, and then I go to the gym. So I do a little bit of cardio and gym. वो भी उतना ही जितना एक healthy रहने के लिए ज़रूरी है. Not to pump up my body. I don't take any extra proteins. I'm an vegetarian, so I consume eggs in the morning. After I come back from the gym,
I consume about 6 egg whites, have a glass of milk and a bagel bread. Okay. So that is the protein content that I take in the body, which is all natural. And then I go to my work, hit the hospital around 8:30. Uske baad I try to have my lunch and dinner on time. So my schedule is I have my lunch at sharp 1 because This I is cannot amazing. work. I cannot have work on an empty stomach. And then I normally once I reach back from the hospital around about 6:30, 7ish, or even if I am in the hospital and I get late, I tend to have my dinner by 6:30 because that's what works for me. Over the years, I've realized if I have my dinner at 6:30, my gastrointestine, my stomach, and the whole thing is at peace. Overall, yeah. Right, and so that is the schedule that I follow. But then I said it doesn't mean that the general public has to follow that. You have to follow a healthy lifestyle that suits you. Yeah, but we can take a guidance from you because doctor in a PGI and a cardiologist. I can well imagine how busy you are. I've been to your your OPD once. So I saw like how many people were there, how busy you were, and I'm very sure like 6 days you're so busy. If you can do it, I'm very sure guys, we all can also do it. So we can at least take a like a guidance from you. That's absolutely right. Where there's a will, there's a way. There is a way. If you want to take out time, how much time does it take to have lunch? It takes 15 to 20 minutes. But it's very inspiring because we are getting it from you. I think one should have your meals on time. Okay. Even if being erratic with meals is something that does harm to the body. Okay. You should have your meals on time, and you should have meals at regular intervals. You should not skip breakfast, lunch, or dinner. Right. No, very there's a true. tendency that I won't have breakfast, I'll have lunch, or I won't have lunch, I'll have dinner. Yes, this is the tendency with the busy people, and this is the excuse they use. Like we are so busy, and we don't get time to have our breakfast on time, lunch on time. But this is an amazing if I'm getting it from a doctor like you. डॉक्टर साहब एक लाइक अ वेरी लाइट नोट पर पर्सनल क्वेश्चन, आज के टाइम में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आई मीन यंगस्टर्स में भी बहुत बड़े हुए हैं. लोग कहते हैं कि हार्ट के इमोशंस होते हैं. इज़ दैट ट्रू कि हार्ट के कोई इमोशंस होते हैं, और यही वजह तो नहीं है कि लोगों के हार्ट टूटते रहते हैं और हार्ट अटैक बढ़ गए हैं? देखिए, हार्ट के इमोशंस पहले भी थे और अब भी हैं. Okay. But then as time has evolved and as relationships have become more, they become less stable. So more stressful. They have become more stressful and less stable as well. And लोगों के tolerance power over a period of time कम हो गई है. So I think all that has contributed to increasing the episodes of heart attack. पहले people were more complacent, they were more accepting, they were more tolerant. Now with time things have changed with modernization, westernization, having adopted practices from the West. The tolerance power among people have reduced to virtually nil. Okay. And in a family, when people are staying together, it is important, or whenever even if you're not staying together, but when you're in a relationship, it is very important to be understanding and tolerant to each other. But that thing has drastically reduced over the years, and people tend to move away at the drop of a hat. Yes. And when relationships tend to be so labile, it adds on to stresses, it adds to heartburn, and it does increase your stress levels. Yes. अभी एक recent एक डॉक्टर हैं अपना यहाँ दिल्ली में, आई थिंक ही इज़ इन वेदांता. सो उन्होंने एक फाइंडिंग की थी कि उनके पास पेशेंट आया हु इज़ जस्ट 21 years old एंड उसे हार्ट अटैक हुआ. तो दिस इज़ समथिंग फॉर ए कार्डियोलॉजिस्ट अनबिलीवेबल कि इतना है, और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है. तो फिर उन्होंने उसके जाके थोड़ा उस पर रिसर्च किया, तो ही फाइंड आउट कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो जिसकी वजह से उसको इतना स्ट्रेस हुआ दैट ही एंडेड अप विद ए हार्ट अटैक. सो दिस इज़ देयर. सो डॉक्टर साहब, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कार्डियोलॉजी ने आपको चुना था या आपने कार्डियोलॉजी को चुना था? सो व्हाट इंस्पायर यू टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट? मैंने ही कार्डियोलॉजी को चुना था. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी दैट डिस्पाइट द kind of competition that was there, I was able to get into. And ever since I was a kid, I wanted to be a doctor. मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं था.
And my parents were always like, do whatever you feel like doing in life. In fact, my mother wanted me to join the Air Force. She's very patriotic, and ever since I was a kid, she wanted me to join the Air Force and serve the nation. Okay. But as a kid, I was very sensitive, and when I used to fall ill, I used to create a big hue and cry in the house. So then my mother used to take me to the doctor, and then वो मुझे कुछ medicines देता था, and within seconds I used to be up and about. So then I got really inspired, you know. I used to feel, yeah, ये बंदा is a magician. You know, he's taken all my miseries away in a second. So that is when I decided that this guy is my role model and I'll be like him. So that is why I decided to be a doctor. And then my mother had some heart problems ever since she was a kid. So I grew up seeing her having those heart problems. And so when I joined the medical school, and then I became more aware of the kind of problems that she had. And being heart related problems, those problems really, you know, my interest was towards those problems because I'd seen my mother having those problems ever since I grew up. So I wanted to become a cardiologist that way because I thought, because those were the problems that really you know, drew my attention towards, because my mother had those problems, so I felt like reading about those problems more than other disciplines. Okay. So that is the reason why I wanted to become a cardiologist. तो जो हमारा पैशन हो डॉक्टर साहब, जिस चीज़ से हम इंस्पायर हुए हों, या हमने किसी को यू नो आइडलाइज़ किया हो और वो बन जाएं, तो फिर तो आप यू नो आप कहते हैं ना कि अगर आपके काम में ही आपका पैशन हो, आपका शौक हो, तो फिर नथिंग लाइक इट, इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन. That's absolutely true. I'm very grateful to God that I could become a cardiologist. So you enjoy it. I really enjoy it. I love it. In fact, given a second or a third choice or fourth choice in every birth, I would like to become a cardiologist. Oh, wonderful, doctor. That's so wonderful. I have no regrets, and I would pray to God that I should become a cardiologist in every birth that I take. Okay. That's amazing, doctor. That's so very wonderful. So this is the end, Dr. Saab, and thank you so much being on the show. Thank you, and it was a pleasure being here. Yeah, thank you so very much.